नमस्कार। मिस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि पहला रूल है प्रोफेशनल्स को सुनना बंद करो। उनके कई सालों के एक्सपीरियंस से एक चीज उनके समझ में आ गई है कि एक नॉर्मल पर्सन अपने 3% दिमाग का इस्तेमाल करके स्टॉक पिक कर सकता है और अच्छे रिटर्न्स कमा सकता है। मिस्टर लिंच बताते हैं कि कैसे आपको जो चीज पहले से पता है उसका इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हो। 1950s में न्यू इंग्लैंड में एक फायरमैन ने ऑब्जर्व किया कि टेम्पेक्स नाम की कंपनी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। उस फायरमैन को टेम्पेक्स के बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता था। कंपनी की हो रही ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की वजह से वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे। हर साल अपनी सेविंग में से $2000 अगले 5 सालों तक वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते रहे और फिर 1972 में वो फायरमैन एक मिलीनियर बन गया। 1972 में मिलीनियर बनना एक बहुत बड़ी चीज थी। उस टाइम कोई एनालिस्ट या ब्रोकर उस कंपनी को ट्रैक नहीं कर रहा था, ना ही कोई एक्सपर्ट उस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे या उसे खरीदने की सलाह दे रहे थे। और उस टाइम फायरमैन ने किसी पर डिपेंड ना रहते हुए अपने नॉलेज का उपयोग करके अच्छे रिटर्न्स कमाए। मिस्टर पीटर लिंच ने ही उस फायरमैन की तरह उन्हें जो चीजें पहले से पता है उनका यूज करके स्टॉक मार्केट में कई सारे मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ निकाले। जो स्टॉक्स आपको कई गुना रिटर्न्स दे जाते हैं उन्हें मल्टीबैगर स्टॉक्स कहते हैं। अगर कोई स्टॉक आपको 500% यानी 5 गुना रिटर्न देता है तो उसे 5 बैगर कहते हैं। अगर कोई स्टॉक आपको 1000% यानी 10 गुना रिटर्न देता है तो उसे 10 बैगर कहते हैं। जब वो कैलिफोर्निया की ट्रिप पर गए थे तब उन्होंने बरीटो, जो कि एक मेक्सिकन फूड डिश है, उसे खाया था और तब उन्हें टैको बेल इस रेस्टोरेंट कंपनी के बारे में पता चला। उनके ऑफिस के सिस्टम मैनेजर ने ऑफिस के लिए एप्पल के कंप्यूटर्स लाए थे, जिसके बाद उन्हें एप्पल के बारे में और एप्पल कंप्यूटर्स की क्वालिटी के बारे में पता चला। उन्हें डंकिन डोनट्स की कॉफ़ी बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने डंकिन डोनट का एनालिसिस करने के बारे में सोचा। इस तरह उन्हें कई सारी कंपनीज के बारे में शॉपिंग करते वक्त या उनके प्रोडक्ट यूज करने के बाद पता चला। जिन कंपनी से आप फैमिलियर होते हो यानी जिन्हें आप अच्छे से जानते हो, उनमें इन्वेस्ट करने का मेन फायदा ये होता है कि जब आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज कर रहे होते हो तब आप एक्चुअली उसका फंडामेंटल एनालिसिस ही कर रहे होते हो। कंपनी के स्टोर्स को विजिट करना, कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को चेक करना फंडामेंटल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो जैसे कि कार, लैपटॉप, बाइक एटसेट्रा, तो आप खुद एनालिसिस करके पता कर लेते हो कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा नहीं, और कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेचा जाएगा और कौन सा नहीं। तो इस तरह जिस किसी चीज़ को आप खरीदने जा रहे हो उसके बारे में आप ये सब पता कर लेते हो। इस तरह अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती है, पर उस वक्त आप एक इन्वेस्टर के हिसाब से नहीं सोचते हैं। यूजुअली जब तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बाकी लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तब तक लोग उस स्टॉक पर खास ध्यान नहीं देते हैं। पर सच्चाई ये है कि जब ये सारे लोग किसी स्टॉक में एंटर करते हैं तो फिर उस स्टॉक में बार्गेन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से लगभग निकल ही जाती है। द लिमिटेड, जो कि एक क्लॉथिंग कंपनी है, वो 1969 में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी, पर उस कंपनी पर किसी भी लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और बड़े एनालिस्ट का ध्यान नहीं था और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद उसे कोई एनालिस्ट ट्रैक भी नहीं कर रहा था। फिर 1-2 एनालिस्ट उस कंपनी को फॉलो करने लगे, जिसमें से एक मिस मैगी गिलियम थी। 1974 में जब मैगी गिलियम ने द लिमिटेड के स्टोर को विजिट किया था, उसके बाद उन्होंने द लिमिटेड के बिजनेस को नजदीक से ऑब्जर्व किया। उन्हें वो बिजनेस प्रॉमिसिंग लगा, इसलिए उन्होंने उसे एनालाइज करना शुरू किया। अगले 1 साल में द लिमिटेड के स्टोर्स की संख्या 100 के ऊपर चली गई। द लिमिटेड में शॉपिंग करने वाले बाकी लोगों के सामने भी अपॉर्चुनिटी थी। वो कंपनी का यूनिक बिजनेस, उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और ग्रोथ को देख रहे थे, पर उन्होंने कभी भी इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा। 1981 तक इन स्टोर्स की संख्या 400 के भी ऊपर चली गई। 1979 में द लिमिटेड का स्टॉक 50 सेंट में मिल रहा था और 1983 तक उसकी प्राइस $9 तक चली गई, यानी उसने 18 बैगर रिटर्न्स दे दिए थे। 1984 में द लिमिटेड की प्राइस $9 से गिरकर $5 हो गई, पर उसके फंडामेंटल्स अभी भी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग थे। मिस्टर लिंच कहते हैं कि द लिमिटेड ने 1984 में इन्वेस्टर्स को एक और बेहतरीन बार्गेन अपॉर्चुनिटी दी थी। बाद में जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द लिमिटेड में इन्वेस्ट करने लगे तब बाकी लोगों को भी द लिमिटेड की स्टोरी के बारे में पता चला और वो उसे अग्रेसिवली खरीदने लगे। फिर उसकी प्राइस $50 के भी ऊपर चली गई, जो कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से ज़्यादा थी। इस तरह मिस मैगी गिलियम ने एक सिंपल ऑब्जर्वेशन की मदद से उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। मिस्टर लिंच कहते हैं कि एक आम आदमी को साल में 2 से 3 या कभी कभी उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। द लिमिटेड के सप्लायर्स, कस्टमर्स, अकाउंटेंट्स, जिन बिल्डर्स ने द लिमिटेड के स्टोर्स बनाए, जिस एजेंसी ने द लिमिटेड की एडवर्टीजमेंट की, इन सब ने द लिमिटेड के सक्सेस को ऑब्जर्व किया होगा, पर उन्होंने कभी उसे इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा। तो आप अलर्ट रहकर जिस फील्ड में आप काम करते हो
या जिन चीज़ों के आप कांटेक्ट में आते हो उनमें अलर्ट रहकर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। मिस्टर पीटर लिंच फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स में फंड मैनेजर थे और कई सालों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करने की वजह से उन्हें म्यूचुअल फंड कंपनीज के बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल जानकारी थी। वो इजीली म्यूचुअल फंड कंपनीज की ग्रोथ स्टोरी के बारे में पता कर पाते थे। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स तब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं थी, पर कई म्यूचुअल फंड कंपनीज उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी और उनकी ग्रोथ स्टोरी को उन्होंने बहुत पहले परख लिया था, पर उन अपॉर्चुनिटीज का वो फायदा नहीं उठा पाए। उन्होंने उनके बारे में सोचा ही नहीं, पर अपनी इस गलती को एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़े और फिर कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज का उन्होंने फायदा उठाया। और बाकी इन्वेस्टर्स को भी वो ये एडवाइस देते हैं कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनके बारे में आपको बहुत कुछ पता है। बाद में 1987 में जब कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत कम वैल्यूएशन पर अवेलेबल थी, तब उन्हें खरीद कर उन्होंने अपनी गलती सुधारी। तो जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो उस इंडस्ट्री के बारे में आपकी जो समझ है उसका उपयोग करके आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। साथ ही एज अ कस्टमर कोई चीज़ खरीदते वक्त या कोई सर्विस यूज करते वक्त अलर्ट रहकर आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। अब इंडिया की बात की जाए तो मिस डॉली खन्ना, जिनका पोर्टफोलियो उनके हस्बैंड मिस्टर राजू खन्ना हैंडल करते हैं, वो इसी प्रकार अलर्ट रहकर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। उनकी कई सारी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स उन कंपनीज में थी जिनके बारे में उन्हें उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करने के बाद पता चला था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है या जो बहुत तेजी से एक्सपांड हो रहा है उसमें तुरंत इन्वेस्ट कर लो। कंपनी के बारे में पता करना ये तो बस पहली स्टेप है। उसके बाद आपको उस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करना होगा और ये रिसर्च ही होता है जो एप्पल को उस जैसी बाकी कंपनी से अलग करता है। तो इस तरह किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना ये तो बस पहली स्टेप है। डंकिन डोनट्स हमेशा क्राउडेड होता है, पर सिर्फ इसलिए आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद मिस्टर लिंच पहले उस कंपनी के साइज के बारे में पता करते हैं। बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज जितनी तेजी से ग्रो नहीं कर सकती। कंपनी के साइज देखकर आपको उसके साइज के हिसाब से ही रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। अगर आप कोका कोला, एप्पल इन जैसी कंपनी से अगले 4-5 सालों में 5 बैगर और 10 बैगर रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो तो आपके एक्सपेक्टेशंस गलत है। अगर कोई दो कंपनीज हैं जिनमें से एक छोटी कंपनी है और एक बड़ी है और दोनों के भी फंडामेंटल्स बिल्कुल सेम है, तो छोटी कंपनी से आपको बड़ी कंपनी के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। साइज के बाद मिस्टर पीटर लिंच पता करते हैं कि वो कंपनी कौन सी कैटेगरी में आती है। उन्होंने कंपनीज की कैटेगरीज बनाई हैं: स्लो ग्रोअर्स, स्टॉलवर्ट, फास्ट ग्रोअर्स, साइक्लिकल्स, एसेट प्लेस एंड टर्न अराउंड्स। जिस किसी कंपनी का एनालिसिस वो करते हैं उसे वो इन 6 में से एक कैटेगरी में बिठा देते हैं। कंपनीज को क्लासीफाई करने के और भी कई तरीके हैं, पर उन्होंने इन 6 कैटेगरीज को चुना है। वैसे नाम से ही इन कैटेगरीज का मतलब पता चल जाता है, पर हम शॉर्ट में इन्हें समझ लेंगे। पहली कैटेगरी है स्लो ग्रोअर्स। ग्रोथ का मतलब है कि कंपनी एक्सपांड हो रही है, दैट इज कंपनी बढ़ रही है, यानी कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। स्लो ग्रोअर्स यूजुअली बड़ी कंपनीज होती है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये कंपनीज बहुत स्लोली ग्रो होती है। ये कंपनीज पहले फास्ट ग्रोअर्स होती है, बाद में जब ये कंपनीज बहुत बड़ी बन जाती है या अपॉर्चुनिटीज का पूरा यूज नहीं कर पाती तो फिर ये स्लो ग्रोअर्स की कैटेगरी में चली जाती है। ज्यादातर स्लो ग्रोअर कंपनीज रेगुलर डिविडेंड देती है। अगली कैटेगरी का नाम है द स्टॉलवर्ट्स। स्टॉलवर्ट्स स्लो ग्रोअर कंपनीज के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होती है और जनरली 10 से 12% की सालाना प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती है। अगली कैटेगरी है फास्ट ग्रोअर्स। फास्ट ग्रोअर्स छोटी कंपनीज होती है जो 20 से 25% की सालाना ग्रोथ से बढ़ रही होती है। ज़्यादातर मल्टी बैगर्स यहीं पर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि फास्ट ग्रोइंग कंपनीज सिर्फ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में ही मिलती है। कई फास्ट ग्रोअर्स स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में होते हैं, पर जैसे कि हमें पता है इन स्मॉल कंपनीज का डेटा लिमिटेड होता है, इसलिए उनका एनालिसिस करने में दिक्कतें आती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये फास्ट ग्रोअर कंपनीज आगे चलकर स्लो ग्रोअर कंपनीज बन जाती है। तो कंपनीज जब तक फास्ट ग्रोअर कैटेगरी में होती है तब तक वो इन्वेस्टर्स के लिए बिग विनर साबित हो जाती है। चौथी कैटेगरी है द साइक्लिकल्स। साइक्लिकल कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट रेगुलरली बढ़ते और कम हो जाते हैं। फास्ट ग्रोअर कंपनीज तेजी से ग्रो होती है, वही साइक्लिकल कंपनीज ग्रो होती है, फिर कॉन्ट्रास्ट होती है, फिर दोबारा ग्रो होती है, दोबारा कॉन्ट्रास्ट होती है और इस तरह चलता रहता है। अगली कैटेगरी है टर्न अराउंड्स। टर्न अराउंड कंपनीज नो ग्रोअर्स होती है, यानी वो आगे नहीं बढ़ रही होती बल्कि डिप्रेस्ड यानी बहुत खराब कंडीशन में होती है। टर्न अराउंड कंपनीज क्विकली अपने खराब परफॉर्मेंस की भरपाई करती है और फिर से अपनी हेल्दी लेवल पर आ जाती है। जब ये कंपनीज बहुत डिप्रेस कंडीशन में होती है तब ये कम वैल्यूएशन पर मिल जाती है,
और टर्न अराउंड होने के बाद इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न देती है। ज़्यादातर टाइम कंपनी टर्न अराउंड होने में फेल हो जाती है, इसलिए इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना होता है। छठवीं कैटेगरी है द एसेट प्लेज। एसेट प्लेज वो कंपनीज होती है जिनके एसेट्स की वैल्यू उनकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होती है, पर लोगों का उस पर ध्यान नहीं होता। 1976 में पेबल बीचेस कंपनी का स्टॉक $15 पर ट्रेड हो रहा था और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन तब $25 मिलियन था। 3 साल बाद कंपनी ने अपना एक एसेट $30 मिलियन को बेच दिया था और ऐसे कई एसेट्स कंपनी के पास थे, तो 1976 में उसके एक एसेट से भी कम भाव में मिल रही थी। मिस्टर लिंच कहते हैं कि एसेट अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती है, उसके लिए आपके पास उस कंपनी के कामकाज से जुड़ा डिटेल नॉलेज होना चाहिए। तो आपको पता करना होगा कि आप जिस कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में बैठती है, और उसके बाद आपको स्टोरी डेवलप करनी होगी, यानी उस कंपनी की डिटेल्स कलेक्ट करके उसकी स्टोरी बनानी होगी। तो अगले पार्ट में हम स्टोरी कैसे डेवलप करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो ये थी मिस्टर पीटर लिंच की बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट की समरी। मिस्टर पीटर लिंच एक फेमस फंड मैनेजर रहे हैं और उनकी सारी बुक्स एक से बढ़कर एक है।